हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम 2015 का प्रीवियस ईयर का साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 10 वर्ड्स वाले और 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज ये हमारा जो लेक्चर रहेगा वो 200 वर्ड्स का रहेगा। 2015 में जो भी क्वेश्चन आपके 300 वर्ड्स में आए थे उसे हम 200 वर्ड्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है। ठीक है, रोल बताना है हमें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बताएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन by aiming to meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। ठीक है, हम अभी जितनी चीज़ें कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें कि फ्यूचर की जो नीड है वो भी पूरी हो सके। हम इस तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि आप प्रेजेंट की जो नीड है उसको पूरा करें, लेकिन ऐसे यूज़ करें रिसोर्सेज का कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसका यूज़ कर पाए। ठीक है, तो फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, हियर हाउ इट कंट्रीब्यूट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में कैसे प्रोटेक्शन करता है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज बाय प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि आप सस्टेनेबली तरीके से सारे रिसोर्सेज यूज करें। ठीक है, तो मैनेजमेंट करें किसका, रिसोर्सेज का। रिस्पॉन्सिबल यूज करें अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, सच एज सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, वाटर कंजर्वेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज करें, फिर वाटर कंजर्वेशन करें, ठीक है, फॉरेस्ट्री और ज़्यादा बढ़ाएं। इन सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, आपके कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और ये प्रोसेस आती है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब हम फोकस करते हैं तो हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसका यूज़ अच्छे से होना चाहिए, वो कंजर्व भी होना चाहिए, प्रोटेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, दिस हेल्प्स प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस करते हैं तो हम फोकस करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ हम बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से करें। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, हम उसके अलावा हम एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करें, उसको कंजर्व करें। ठीक है, उसको और इन्हेंस करें। नेक्स्ट हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Sustainable development recognizes the importance of biodiversity and aims to protect and conserve ecosystem, habitats and endangered species। ठीक है, जो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो फोकस करता है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे। वो जानता है, रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी अर्थ के लिए। ठीक है, और एम करता है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, हैबिटाट्स। ठीक है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है वो सारी चीज़ों पे क्या करता है, फोकस करता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग प्रोटेक्टेड एरियाज, implementing biodiversity conservation plans and promoting sustainable land use practices। अब जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये फोकस करता है कि बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व करें, ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम फिर क्या करते हैं, हम प्रोटेक्टेड एरिया बनाते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एरिया बनाते हैं, सस्टेनेबल लैंड यूज करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारे ऐसे एम्स हैं अलग अलग जो अल्टीमेटली इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इट एड्रेसेस द मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय प्रमोटिंग लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस। जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो फोकस करता है कि आप प्रमोट करें लो कार्बन और क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, जिससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज आपका मिटिगेट होगा। दिस इंक्लूड ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, इंप्रूविंग एनर्जी इफिशियंसी एंड इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो हमारी एम्स है, जो हमारे एम्स हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व किसके साथ है, इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस करता है हम ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज करें, उसके अलावा ऐसे एनर्जी सोर्सेज हों जो लो कार्बन एमिशन हो। ठीक है, उसके अलावा क्या हो, क्लाइमेट रिजिलियंट हो, ये हम फोकस करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में।
वो कहीं ना कहीं किस में आ रहा है, आपके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। जब हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करेंगे तो हम इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम फोकस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे, उसके अलावा रिड्यूस कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन, एनर्जी इफिशियंसी पे भी फोकस कर रहे हैं। ये हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एम, जो कि कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। फिर हो गया थर्ड, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। इट फोकसेस ऑन environmentally friendly agricultural practices that ensure food security while minimizing negative impact on the environment. Sustainable development जो है फोकस करता है कि आप फूड सिक्योरिटी जो है वो क्या करें, इंश्योर करें, लेकिन उसके अलावा आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम से कम होना चाहिए, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसेस सच एज ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो इकोलॉजी, प्रमोटिंग सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पैटर्न्स, ठीक है। हमने अभी बताया कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल है। उसके अलावा हमारा जो कंजप्शन पैटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल है। अगर हम उसको सस्टेनेबल कर लेते हैं तो हम इंश्योर करेंगे एक तो फूड सिक्योरिटी, उसके अलावा हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल considerations. It emphasizes the integration of environmental consideration into all aspects of decision making. Decision making में हम ध्यान दें कि हम environment को भी प्रायोरिटी दें। इसलिए आप देख रहे हैं कि आजकल ग्रीन बजट जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। Processes ensuring that economic and social development occur within the limits of environmental sustainability. ठीक है, हम इस पे फोकस करें कि हम सोशल डेवलपमेंट करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, लेकिन उसके साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट जो है वो भी प्रोटेक्ट हो, कंजर्व हो और उसका और ज़्यादा ग्रोथ हो, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग एम्फसाइज इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग एंड रिड्यूसिंग वेस्ट जनरेशन. दिस हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन, कंजर्व रिसोर्सेज एंड मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. हम क्या कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, हम क्या कर रहे हैं, हम वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करके हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा हम कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, वेस्ट जनरेशन को रिड्यूस करके क्या कर रहे हैं, रिसोर्स का कंजर्वेशन कर रहे हैं, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, ठीक है, मिनिमाइज कर रहे हैं उसका इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। तो आप इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, जो कि डायरेक्टली कंजर्व कर रहा है आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कर रहा है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं तो आप सीधे किस पे फोकस करेंगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे। नेक्स्ट हो गया आपका एजुकेशन एंड अवेयरनेस. Raising awareness and education individuals about the importance of environmental protection. It promotes environmental literacy and encourages sustainable practices in daily life, fostering a culture of environmental responsibility. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस पे भी फोकस करता है कि हम अवेयरनेस और एजुकेशन फैलाएं, ठीक है। एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाएंगे तो हमारा जो खुद का कंजप्शन पैटर्न है वो चेंज होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम अपना बिहेवियर बनाएंगे। उसके अलावा ठीक है, हमारी जो प्रैक्टिसेस होंगी डेली लाइफ की वो सस्टेनेबल होंगी, ठीक है, फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एजुकेशन और अवेयरनेस फैला रहे हैं किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो क्या करेगा, हमारा बिहेवियर और हमारा कल्चर ऐसे चेंज करेगा जिससे हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली नेचर के बन जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका एजुकेशन और अवेयरनेस। फिर क्या हो गया आपका कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप. कॉल्स फॉर कोलैबोरेशन अमंग गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, सिविल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. ये कोलैबोरेशन के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू सबको बुलाता है, इंडिविजुअल्स को, सिविल सोसाइटी को, बिजनेसेस को, कि ये वर्क करें किसके लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। इट इनकरेजेस पार्टनरशिप टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल पॉलिसीज, इनिशिएटिव एंड टेक्नोलॉजीज दैट बेनिफिट द इन्वायरमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो अपने गवर्नमेंट हैं, जो अपने बिजनेसेस हैं, उनको इंकरेज करता है कि वह ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो कि क्या हो, ऐसे इनिशिएटिव लें जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाएं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कितने सारे काम कर रहे हैं. जैसे आपने अभी यहाँ पे मैंने कितने
7 से 8 पॉइंट बता दिए आपके। सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस किया जाता है नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने का, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेशन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा फोकस करता है, तो उससे अल्टीमेटली आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन होगा ही। फिर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, जिसमें फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी ही, उसके साथ साथ हमारा जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर का वो भी कम हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, हमें ऐसी पॉलिसीज बनाने चाहिए जो सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों पे ध्यान दे आपके इन्वायरमेंटल ग्रोथ के साथ साथ, जैसे कि आपका हो गया ग्रीन बजट। फिर वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, हमें रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये फोकस किया जाता है, तो वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली आपके रिसोर्स कंजर्वेशन पे फोकस करता है। फिर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाई जा रही है, उसकी वजह से क्या हो गया है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। फिर कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, अलग अलग जो बिजनेसेस हैं, इंडिविजुअल्स हैं और गवर्नमेंट है, वो कोलैबोरेट करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा फोकस करता है जिससे क्या हो, आपका इनकरेज हो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। ऐसी टेक्नोलॉजी आए, ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएं जो कि आपके इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करें, ठीक है। लास्ट में आपने कंक्लूजन दिया, by promoting sustainable development we can protect the environment for current and future generation while achieving social and economic progress in a balanced and responsible manner। sustainable development पे फोकस करके हम क्या कर सकते हैं, एक तो अभी की जनरेशन की सारी नीड्स, फ्यूचर जनरेशन की सारी नीड्स कवर कर सकते हैं, उसके साथ ही हम सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्राप्त कर सकते हैं अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं तो, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो भी जाएगा, सोशल और इकोनॉमिक आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन जो कि था एक्सप्लेन द रोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रोल, तो आपने सारे रोल बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप क्या कर सकते हैं, इसको दो भागों में बांट सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट अलग बता दीजिए, फिर उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट बता दीजिए, ठीक है। चाहे तो उसको 100 वर्ड्स में कर लीजिए या फिर शुरू में 30 वर्ड्स का इंट्रो कर लीजिए और फिर उसके बाद 70 और उसके बाद बचा हुआ फिर आपका कंक्लूजन, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ही लाइन दी है, आप चाहे तो बता सकते हैं मॉडर्न एरा में हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने लाइफ के हर एक पार्ट में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है वो बताएंगे। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ड्राइव इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय क्रिएटिंग न्यू इंडस्ट्रीज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जैसे ही आप साइंस एंड टेक की बात करते हैं आपके दिमाग में आता है इनोवेशन, नई नई इनोवेशन आना, नई नई टेक्नोलॉजी आना। आप फोन में देख रहे हैं, पहले कुछ और यूज़ होता था, अब कुछ और है, पहले 3G यूज़ कर रहे थे, अब 4G कर रहे हैं, 5G आ गया। तो जैसे ही जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है तो नई नई इंडस्ट्री आती हैं, नई नई इंडस्ट्री आ गई, उनसे रिलेटेड नए नए प्रोडक्ट्स आ गए, नई नई सर्विसेज आ गई। आपके 5G प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, 5G से रिलेटेड सर्विसेज आ जाएंगी। तो ये क्या हो रहा है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका हो रहा है, ठीक है, जो रिलेटेड है आपका साइंस एंड टेक से, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है। दूसरा हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनहैंस प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी लीडिंग टू इंक्रीज्ड आउटपुट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसका एग्जांपल देखिए, मेरे फोन में जैसे मैंने गूगल पे या फोन पे यूज किया तो क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अभी डायरेक्टली पैसा मैंने ट्रांसफर कर दिया कहीं भी, मैं यहाँ से बैठे बैठे कहीं भी पैसा ट्रांसफर कर सकती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, आउटपुट इंक्रीज हो गया, तुरंत से मुझे कोई भी काम है, मतलब मुझे कोई सॉफ्टवेयर खरीदना है, तुरंत से मुझे वो डिलीवर हो गया, या कोई भी सामान है वो मुझे डिलीवर हो गया। तो मेरा जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई। पहले जिस काम के लिए बहुत टाइम लगता था अब वो सेकंडों में होता है, तो एफिशिएंसी बढ़ गई। ये क्या कर रहा है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा रहा है। आज आप डिजिटल पेमेंट कर पा रहे हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ कितना ज़्यादा, मतलब बहुत ही एक्सपोनेंशियली तरीके से एक्सपैंड कर रहा है। तो साइंस एंड टेक जैसे ही बढ़ेगा आपका इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप बढ़ेगा। साइंस एंड टेक जैसे हमारा सॉफ्टवेयर, इंडिया लीडिंग कंट्री है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो आप देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ कितना ज़्यादा है साइंस एंड टेक की वजह से, मतलब सॉफ्टवेयर की वजह से, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। फिर हो गया आपका साइंटिफिक रिसर्च कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज सच एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विच कैन रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल एंड प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपका जो साइंस एंड टेक है वो सिर्फ एक फील्ड में नहीं है,
वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम साइंटिफिक रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें हम नई नई टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं, और उस वजह से क्या होता है, आप फॉसिल फ्यूल को छोड़ के और किस किस डायरेक्शन में जा सकते हो। बायोफ्यूल्स हो गया, ठीक है, उसके अलावा हम नई नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, तो हम क्या क्या ऑप्शन कर सकते हैं, ये सब कहाँ से आता है, साइंटिफिक रिसर्च से आता है। तो ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी, ये क्या कर रहा है, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके साथ साथ हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, environmental technologies including clean energy solutions, sustainable practices promote both economic growth and environmental sustainability। मैंने अभी आपको बताया इसके पहले वाले में भी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, साइंटिफिक रिसर्च से हम फॉसिल फ्यूल की जगह रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च की वजह से तो क्या हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली नेचर भी रख रहे हैं, उसके साथ साथ हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर पा रहे हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है कि हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत सस्टेनेबल तरीके से कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या है, हमारा इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है वो कम हो रहा है। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ, आपको पता है कि अगर हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, मतलब उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो जब हम फोकस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, वो सबसे अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ माना जाता है। ठीक है, एड्रेसिंग द डुअल चैलेंज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो साइंस एंड टेक ही है जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकता है, जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को भी मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, फोस्टरिंग इनोवेशन इकोसिस्टम्स एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन हाई टेक इंडस्ट्रीज। अभी मैंने इसका एग्जांपल दिया, बेस्ट एग्जांपल सॉफ्टवेयर कंपनी। हमारे यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, क्या हो रहा है, साइंस एंड टेक की वजह से हमारे यहाँ बहुत हाईटेक जॉब मिल रही है, हाईटेक इंडस्ट्रीज आ रही हैं, और उसकी वजह से हमारे यहाँ इनोवेशन आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत सारी आ रही है। तो आप क्या बोलेंगे, साइंस एंड टेक की वजह से ही तो ये सब हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आएगी, हाईटेक जॉब आएगी, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, ये सारी चीजें आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेंगी। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इनेबल्स ई कॉमर्स, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप एंड एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। आपके टेक्नोलॉजी की वजह से ही जो आज पूरा वर्ल्ड है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन जो बढ़ा है वो उसका एक ये भी रीजन है कि हमारा साइंस एंड टेक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। तो हम कहीं भी, कोई भी बैठे बैठे कहीं से भी क्या कर रहा है, अपना कम्युनिकेशन कर रहा है, उसके अलावा जॉब कर रहा है, फ्रीलांसर्स वगैरह आप देख ही रहे हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड हो रहे हैं लोगों को काम करने के लिए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए। तो क्या कर रहा है, आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फोस्टर अ स्किल्ड वर्कफोर्स विच इज क्रूशियल फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोटिंग इनोवेशन ड्रिवन इंडस्ट्रीज। आपको पता है कि अगर साइंस एंड टेक है वो क्या करेगा, वो उससे एजुकेशन बढ़ेगा, ट्रेनिंग बढ़ेगी, तो हमारे यहाँ जो वर्कफोर्स होगी वो होगी स्किल्ड वर्कफोर्स के कारण हमारे यहाँ क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर फोर्स अच्छी खासी है। अगर वो स्किल्ड भी होगी तो वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर से अट्रैक्ट करेगी, और इसके लिए हमारे यहाँ क्या होगा, प्रमोट करेगी इनोवेशन ड्रिवन इंडस्ट्रीज। ठीक है, अभी आपको पता है एप्पल हो गया, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं वर्ल्ड की, वो इंडियन मार्केट को बहुत अच्छा मान के आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ साइंस एंड टेक के साथ साथ हम फोकस कर रहे हैं किस पे, एजुकेशन और ट्रेनिंग पे भी। ठीक है, और भी हम अगर स्किल डेवलपमेंट करेंगे, साइंस एंड टेक पे गवर्नमेंट फोकस करेगी, तो हमारे यहाँ और ज़्यादा इंडस्ट्रीज आएंगी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, फिर हो गया इन ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस, रिड्यूस कॉस्ट एंड इनहेंस प्रोडक्टिविटी इन वेरियस सेक्टर्स ड्राइविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, और उसने क्या किया है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है, इफिशिएंसी बढ़ा दी है वर्क की, बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया है। ये क्या कर रहा है, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही तो कर रहा है। ठीक है, तो ये जितने आपके 8 पॉइंट है, आपको 5 से आपको मतलब 2 पेजेस रहेंगे, तो उसमें से एक पेजेस वाला हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक पेजेस आप सोशल डेवलपमेंट लिख देंगे।
तो इसमें से 8 पॉइंट मेरे ख्याल से काफ़ी होंगे आपको ये बताने के लिए कि कैसे साइंस एंड टेक की वजह से हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सबसे पहला तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव रिवोल्यूशनलाइज्ड द dissemination of information, enabling greater access to knowledge and empowering individuals to make informed decision. इन्फॉर्मेशन जैसे ही आपके पास ज़्यादा होगी, आपके पास नॉलेज किसी चीज़ का ज़्यादा होगा, तो आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास कोई कुछ बोलता है कि नहीं ये सही है ये गलत है, तो आप तुरंत गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हैं कि वो सही इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, उसके बाद आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। तो ये ग्रेटर एक्सेस टू नॉलेज एंड एम्पावरिंग इंडिविजुअल टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, ये हो गया आपका एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, साइंस एंड टेक की वजह से। फिर कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सच एज द इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल डिवाइसेस हैव enhanced communication and fostering global connectivity and facilitating social interaction। जैसे कि सोशल मीडिया है, उसके अलावा इंटरनेट है, मोबाइल डिवाइसेस, इसने क्या किया है, इसने पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया है एक दूसरे से। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, किसी भी वर्ल्ड के कोने में किसी भी व्यक्ति से कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, हमारा सोशल इंटरेक्शन बढ़ा रहा है। हेल्थ एंड वेलबींग। साइंटिफिक ब्रेक थ्रू have led to improved healthcare, disease prevention and medical treatments, resulting in increased life expectancy and enhanced quality of life। हम क्या कर रहे हैं, साइंस एंड टेक ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा इनोवेशन ला दिया है मेडिकल फील्ड में भी। उसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई है। तो साइंस एंड टेक क्या करता है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड उसने बढ़ा दिया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा दी है, ठीक है। बहुत सारी डिजीजेस थी जिनका हम अभी क्योर ढूंढने में सफल हो गए हैं, अभी बहुत सारा इन्वेंशन हो भी रहा है। अभी कोविड के टाइम पे ही देख लीजिए, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई, लेकिन साइंस एंड टेक की वजह से ही आपका जो लाइफ, आपका जो ये मॉर्टेलिटी रेट था उसे हम रिड्यूस कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, education and learning. Technology has transformed the education sector, offering online learning platform, interactive tools and access to educational resources, thereby promoting lifelong लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। आज आप ऑनलाइन जैसे अभी पढ़ रहे हैं मेरे से, बैठे बैठे घर में कहीं से भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। ये क्या कर रहा है, आपका स्किल डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, आपका जो लर्निंग है, लर्निंग लेवल बढ़ा रहा है। तो इसलिए आपको फोकस करना है किस पे, साइंस एंड टेक ने क्या क्या किया है सोशल डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए क्या किया है, हेल्थ के लिए क्या किया है, ठीक है। उसके अलावा सोशल लाइफ को, अपनी लाइफ का जो लाइफस्टाइल है उसको अच्छा करने के लिए क्या किया है, हमारा कम्युनिकेशन कैसे बढ़ाया है, यही सारी चीज़ें आप लिख देंगे सोशल डेवलपमेंट में, ठीक है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्ले a crucial role in addressing environmental challenges and promoting sustainable practices through innovation in renewable energy, waste management and conservation effort। हमें पता है कि अगर environment का लॉस होता है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन लॉस है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर आते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया, कहीं ड्रॉट पड़ गया। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम फोकस करते हैं, कैसे कर सकते हैं, साइंस एंड टेक की वजह से। हम फॉसिल फ्यूल को हटा सकते हैं रिन्यूएबल सोर्स से, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने के लिए भी हमें साइंस एंड टेक की जरूरत पड़ेगी। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ड्राइव इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय स्पूरिंग इनोवेशन, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिंग न्यू इंडस्ट्रीज एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आपको पता है वर्ल्ड लेवल पे, इवन कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो साइंस एंड टेक पे ही फोकस करके हम क्या कर सकते हैं, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ पॉवर्टी घटा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट कम कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी किससे, पॉवर्टी से। तो अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप उस पर अच्छे अपने खाने पे खर्च करेंगे, उसके अलावा एजुकेशन पे खर्च करेंगे। तो साइंस एंड टेक आपका क्या कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, सोशल ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। ये दोनों चीजें बता दी मैंने। फिर नेक्स्ट देखिए, सोशल एम्पावरमेंट। साइंस एंड टेक आपको सोशली एम्पावर भी कर रहा है। कैसे? साइंस एंड टेक हैव एम्पावर्ड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग टूल्स फॉर एडवोकेसी
एम्पलीफाइंग वॉइसेस, प्रमोटिंग सोशल इंक्लूजन एंड इक्वालिटी। आपको पता है कि आजकल यूट्यूब में हर कोई जिसके पास स्मार्टफोन है वो क्या कर रहा है, अपना चैनल बना रहा है और वीडियोस अपलोड कर दे रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पास ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे कि बहुत ऐसे गरीब लोग जिनके पास रहने के लिए, खाने के लिए नहीं होता था, आज वो यूट्यूब की वजह से क्या कर रहे हैं, महीने का काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं। ये क्या है, आपका सोशल एम्पावरमेंट है, मार्जिनलाइज सेक्शन का, बहुत ज़्यादा गरीब लोगों का जो पहले की सोशल इंक्लूजन के बाहर थे। साइंस एंड टेक की वजह से वो सोशल इंक्लूजन में आए हैं, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपका हो गया। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड scientific research and technological tools aid in forecasting natural disaster, early warning system and disaster response, minimizing the impact on human lives and infrastructure। जैसे ही जैसे साइंस एंड टेक का यूज़ बढ़ेगा, साइंटिफिक रिसर्च होगी, हमारे पास नए नए टेक्नोलॉजिकल टूल्स आएंगे, क्या होगा, हम जो भी डिजास्टर आने वाला होगा उसको पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेंगे। जितना अच्छा हम प्रिडिक्शन कर लेंगे उतना ही अच्छा हम क्या करेंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम बना लेंगे, डिजास्टर को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे आप देख रहे हैं विपर्जॉय जो आपका साइक्लोन आया है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम अच्छा होने की वजह से हमने वहाँ के पूरे लोगों को हटा दिया और एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। ये बहुत ही अच्छा आपका एग्जाम्पल है किसका, साइंस एंड टेक का, किसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट में, जिससे आपकी ह्यूमन लाइफ बच रही है। ठीक है, फिर कल्चरल प्रिजर्वेशन, टेक्नोलॉजी अलाउज for the preservation and sharing of cultural heritage, artifacts and traditions, ensuring their longevity and accessibility for the future generation। पहले ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन अगर पास नहीं होती थी तो वो खत्म हो जाती थी। साइंस एंड टेक की वजह से ये सारी चीज़ें प्रिजर्व हो रही हैं। चाहे आप देखें यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट पोर्टल बना के हर चीज़ सपोर्ट कर रही है, जो आपके अलग अलग आर्टिफैक्ट्स हैं, हेरिटेज है, ट्रेडिशंस हैं। और अगर आपको नहीं भी पता कि गुजरात में या एमपी में क्या क्या चीज़ें फेमस हैं, आप यूट्यूब पे जाएंगे और आप चीज़ें देख सकते हैं क्या क्या फेमस है। तो हम क्या कर रहे हैं, साइंस एंड टेक का यूज़ करके हम कल्चरल प्रिजर्वेशन भी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि हमारे पास कैसा कल्चर था, पहले क्या था, अभी क्या था। पहले अभी बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे रामायण महाभारत, जिन्होंने नहीं देखी थी। अब आपके बहुत सारे पॉडकास्ट आ गए हैं जिनसे आप सीधे ऑडियो के फॉर्म में उन्हें सुन सकते हैं कि पहले हमारा मतलब वैदिक लिटरेचर क्या कहता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो कल्चरल प्रिजर्वेशन भी हो रहा है आपका किसके थ्रू, साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी के थ्रू। नेक्स्ट हो गया आपका राइट डाउन द डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड देयर यूजेस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो कार्बन के अलग अलग बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं उनको बताना है, फिर उनका यूज़ बताना है। मैंने यहाँ पे अलग अलग एलोट्रॉप बताया है और साथ ही में फिर उसका यूज़ बताते गई हो। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं कि अलग से बता दिया सारा, फिर अलग से यूज़ बता दिया, और या फिर एक साथ ही कर सकते हैं कि आप डायमंड बताइए फिर उसके बाद उसका यूज़ बताइए, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बताएंगे, एलोट्रोप्स होते क्या हैं, इसके डेफिनेशन बताएंगे। तो क्या है, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट नोन एज एलोट्रॉपिक ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, एलोट्रोप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर बाउंडेड टुगेदर इन डिफरेंट मैनर। उनका जो फिजिकल स्टेट है वो सेम है, लेकिन उनका क्योंकि एटम जो है एलिमेंट का वो उनका जो बाउंडेशन है वो अलग अलग है, अलग अलग तरीके से बाउंडेड है, इसीलिए उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है एलिमेंट में। ठीक है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो एलोट्रोप्स आपने बता दिया, सम केमिकल एलिमेंट्स जिसमें जो एग्जिस्ट करता है 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म में, जैसे आपका कार्बन जो कि 2 से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका फिजिकल स्टेट तो सेम है लेकिन एलिमेंट के एटम्स बाउंडेड टुगेदर इन अ वे कि उनका स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो गया है। ठीक है, सबसे पहला चालू करते हैं डायमंड से। सबसे पहला आपका बेस्ट एग्जांपल है कार्बन एलोट्रोप का डायमंड, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन विद अ रिजिड 3-dimensional नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स। इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस एंड हैज एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, पहले हमने बताया कार्बन एलोट्रोप्स का, ये 3-dimensional है, बहुत रिजिड है, सबसे हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। ठीक है, उसके अलावा इसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत एक्सीलेंट है। डायमंड्स आर प्राइमरली यूज इन ज्वेलरी बट ऑल्सो हैव इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन कटिंग, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग टूल्स ड्यू टू देयर हार्डनेस। ठीक है, तो पहले हमने बता दिया डायमंड के बारे में, ये कार्बन एलोट्रोप हो गया, 3-dimensional है। फिर हमने बता दिया कि कैसे
उसका यूज़ हो रहा है। एक तो ज्वेलरी में होता है, उसके अलावा कटिंग, पॉलिशिंग, इन सारी टूल्स में भी इसका यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। फिर हमने बताया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर विद अ वीक इंटरलेयर बॉन्ड, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है और उसका इंटर जो लेयर बॉन्ड है वो बहुत वीक है, ठीक है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ग्रेफाइट इज वाइडली यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है। सबसे पहले तो ग्रेफाइट को हम यूज़ करें किसकी तरह, लुब्रिकेंट की तरह। उसके अलावा इलेक्ट्रोड्स फॉर बैटरीज एंड फ्यूल सेल, इलेक्ट्रोड्स, बैटरी की इलेक्ट्रोड्स, फ्यूल सेल, उसके अलावा लुब्रिकेंट्स इसमें यूज़ कर रहे हैं ग्रेफाइट का, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड अदर मेटल्स एंड अ मटेरियल ऑफ हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ग्रेफाइट का मेन आप यूज़ बता दीजिएगा। लुब्रिकेंट हो गया, उसके अलावा क्या हो गया आपका, बैटरी में हम किसकी तरह यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज़ करते हैं। उसके अलावा स्टील इंडस्ट्री में भी यूज़ कर रहे हैं। ये हो गया आपका ग्रेफाइट का यूज़, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका फुलरेन, ठीक है। पहला डायमंड बता दिया, दूसरा ग्रेफाइट बता दिया, तीसरा हो गया फुलरेन। मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड इंटायरली ऑफ कार्बन अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ होलोस्फेयर, ठीक है। होलोस्फेयर में रहता है फुलरीन, इलिप्सॉइड और ट्यूब्स। द मोस्ट वेल नोन फुलरीन इज बकमिंस्टर फुलरीन C60 विच हैज़ अ सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फुलरीन में आप जो हमेशा एग्जाम्पल देखेंगे ना, ये बकमिंस्टर फुलरीन का ही देखेंगे, ये C60 का, ठीक है, जो कि सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसका है। Fullerene have unique properties and find application in nanotechnology, electronics, medicine, drug delivery system and material science, ठीक है। मटेरियल साइंस में है, कपड़ों में भी, नैनो टेक्नोलॉजी में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है और आपके मेडिसिन में भी है, ठीक है। फिर हो गया आपका कार्बन ट्यूब्स, सिलेंड्रिकल नैनो स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ रोल्ड अप शीट्स ऑफ ग्राफीन। इसमें ग्राफीन रहता है कार्बन नैनो ट्यूब्स में, ठीक है। सिलेंड्रिकल नैनो स्ट्रक्चर है कंसिस्टिंग ऑफ रोल्ड अप शीट्स ऑफ ग्राफीन, जिसमें ग्राफीन लगा होता है। दे एग्जिबिट एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी एंड हैव अ लार्ज एस्पेक्ट रेशियो। इसमें बहुत ज़्यादा आपका क्या है, स्ट्रेंथ है, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी भी है और उसके अलावा एस्पेक्ट रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। फिर कार्बन नैनो ट्यूब्स हैव पोटेंशियल एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी स्टोरेज, एरोस्पेस, कंपोजिट मटेरियल्स एंड नैनो मेडिसिन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आपका एनर्जी के सेक्टर में भी है, एरोस्पेस में भी है, उसके अलावा कंपोजिट मटेरियल्स और नैनो मेडिसिन की फील्ड में भी है। तो ये हो गया आपका फुलरीन और कार्बन नैनो ट्यूब्स। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफीन, अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन अ 2 डायमेंशनल हनीकॉम्ब लैटिस, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल रहता है, हनीकॉम्ब लैटिस के फॉर्म में अरेंज रहता है। इट इज द थिनिएस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल नोन, ठीक है। मोस्ट थिनिएस्ट एंड कंडक्टिव मटेरियल। तो ग्राफीन का यूज कहाँ पे है, प्रॉमिसिंग एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि कंडक्टिव मटेरियल है, सेंसर्स, एनर्जी स्टोरेज, कंपोजिट मटेरियल एंड बायोमेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। तो बायोमेडिकल डिवाइसेस में भी है, एनर्जी के स्टोरेज में भी है और कंपोजिट मटेरियल में भी है। ये हो गया आपका ग्राफीन। अगला हो गया एमॉर्फस कार्बन। इसका ये भी कार्बन का क्या है आपका, एलोट्रोप्स है। कार्बन विदाउट अ डेफिनेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इट इंक्लूड्स मटेरियल लाइक चारकोल, कार्बन ब्लैक एंड शूट, ठीक है। तो अमॉर्फस कार्बन में क्या आ रहा है आपका, चारकोल आ रहा है, ठीक है, कार्बन ब्लैक आ रहा है और सूट आ रहा है। Amorphous carbon is used in various applications such as water purification, gas absorption, pigment production, ठीक है। तो water purification हो गया और उसके अलावा गैस अब्जॉर्प्शन हो गया, पिगमेंट प्रोडक्शन हो गया, ये आपका हो गया अमॉर्फस कार्बन। फिर नेक्स्ट आपका हो गया कार्बन फाइबर्स। कार्बन फाइबर्स अगला एलोट्रोप हो गया। कार्बन फाइबर स्ट्रॉन्ग लाइट वेट फाइबर्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम से ही बना होता है कार्बन फाइबर और बहुत लाइट वेट फाइबर होता है। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है एंड रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर एंड केमिकल्स, और टेम्परेचर और केमिकल्स के लिए रेजिस्टेंस भी होता है। कार्बन फाइबर्स आर वाइडली यूज्ड इन एरोस्पेस। कार्बन फाइबर्स का यूज याद रखना है आपको, कहाँ हो रहा है, एरोस्पेस में, ऑटोमोटिव्स में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में हो रहा है, एरोस्पेस में हो रहा है और ऑटोमोटिव्स में हो रहा है, ठीक है। फिर कार्बन ब्लैक, अ फाइन ब्लैक पाउडर प्रोड्यूस बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है
तब बनता है आपका कार्बन ब्लैक, जो कि क्या है, एक फाइन ब्लैक पाउडर है, ठीक है। यूज कहाँ कर रहे हैं, रीइंफोर्सिंग फिलर इन रबर प्रोडक्ट्स, इंक्स, पेंट्स एंड अ पिगमेंट एज अ पिगमेंट इन प्लास्टिक्स, ठीक है। तो इंक हो गया, पेंट हो गया, पिगमेंट हो गया, रबर प्रोडक्ट्स हो गया, इनमें हम यूज कर रहे हैं कार्बन ब्लैक, जो कि एक फाइन पाउडर है कार्बन का, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है हाइड्रोकार्बन के। फिर हो गया कार्बन फोम, अ पोरस फोम ऑफ कार्बन विद अ लो डेंसिटी एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी। आपका ये कार्बन क्या है, ये फोम के फॉर्म में है, जहां पे क्या है आपका लो डेंसिटी है, डेंस बहुत कम है, लेकिन हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कहाँ हो गया, थर्मल इंसुलेशन, एरोस्पेस, एनर्जी स्टोरेज एंड कैटलिस्ट सपोर्ट मटेरियल, ठीक है। आपका थर्मल इंसुलेशन अच्छा है तो एरोस्पेस में हो गया, एनर्जी स्टोरेज में हो गया और कैटलिस्ट के फॉर्म में हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया कार्बन फोम। नेक्स्ट, अब इतने सारे देख रहे हैं, 1 2 3 यहाँ पे है, 4 5 6 7 8 9 मैंने आपको एलोट्रोप्स बताए कार्बन के, ठीक है। आप चाहें तो इसमें से जो आपको सही लगता है आप यूज कर लीजिए। इतना मैंने इसलिए भी बता दिया कि आप अपने हिसाब से चूज करके भी आंसर लिख सकें। सबका मैंने एप्लीकेशन साथ में बताया है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था यहाँ पे देयर यूजेस, तो मैंने वो सबके साथ बता दिया है। लास्ट में आपको मैं बता दिया, ईच ऑफ दीज एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन ऑफर्स यूनिक प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स that make them suitable for various application across a wide range of industry। सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके कारण हम उनको वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हो गए 2015 के 200 वर्ड्स के सारे क्वेश्चन। अभी जो है मैंने 2015 कंप्लीट करा दिया, 2016 कंप्लीट हो जाएगा और 2 पेपर आपके साइंस के कंप्लीट हो गया। आने वाले टाइम में जल्दी ही हम नेक्स्ट पेपर लेकर आएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी जल्दी से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए, बताइए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं इंग्लिश मीडियम में, यूट्यूब में फ्री में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, वो यूज़ करें अच्छे से, मेंस का पेपर बहुत अच्छे से लिखें। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।